Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic General Circulation of the Atmosphere of Class 11 Geography chapter number 9. So first of all, if you are new to the channel then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. You can also join our WhatsApp channel with the link in the description box. So let's start with our today's topic General Circulation of the Atmosphere. The pattern of planetary winds largely depends on फर्स्ट लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्लेनेटरी विंड्स है मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ पे जो चलने वाली विंड्स हैं वो लार्जली मतलब कि मेनली किन किन चीजों पे डिपेंड करती हैं कि ये जो विंड्स हैं वो कैसे चलेंगी, किस डायरेक्शन में चलेंगी, कितनी तेजी से बहेंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं और हर जगह पे आपको ये जो तीन फोर्स थी जो हमने पहले पढ़ी हुई हैं वो काम करती नजर आएंगी। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स हर पॉइंट पे काम करेंगी, बट ये फोर्स भी क्योंकि जगह के हिसाब से बदलती हैं। हमने देखा था ना कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो जो इक्वेटर है वहां पे एब्सेंट होती है और जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स पे जाते जाते हो तो वहां पे क्या होता है, कोरियोलिस बढ़ती है। तो अर्थ के सरफेस पे भी ये सारी जो फोर्सेस हैं, ये जो तीनों फोर्सेस हैं जिनकी हमने पहले बात की थी, वो भी वेरी करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेनेटरी विंड्स जो हैं वो किन चीजों पे डिपेंड करती हैं। लैटिट्यूडनल वेरिएशन की जो लैटिट्यूड है वो कौन सा लैटिट्यूड है, क्या वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, क्या वो पोल्स है मतलब 90 डिग्री लैटिट्यूड है, या फिर बीच में ट्रॉपिकल एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया या टेम्परेट एरिया है, तो कौन सा लैटिट्यूड है। ठीक है। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट का मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर बनता है। ठीक है। तो जो भी प्रेशर होगा उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो पाएगा कितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा। ठीक है। जितना कम डिफरेंस होगा दो आइसोबार्स के बीच में, दो जगह के प्रेशर्स के बीच में, उतनी ही विंड की जो स्पीड है वो कम होगी और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा बहेगी। तो इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। थर्ड है माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपरेंट पाथ ऑफ द सन। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स मतलब कि ये चीज हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस की है कि जो सन है वो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो कभी सन की जो किरणें हैं, जो उसकी इंसुलेशन है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर वाला टाइम होता है तब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लो प्रेशर का बेल्ट रहता है प्रॉपर। उसके बाद जब इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है सूरज का तो उस टाइम पे लो प्रेशर बेल्ट पूरे इक्वेटर वाले रीजन पे रहेगी। फिर जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की डायरेक्ट किरणें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो उस टाइम पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी और नदर्न हेमिस्फेयर में ठंडी होगी और इसकी वजह से क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लो प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब कि जो सन की एपरेंट मूवमेंट है, मतलब हमें दिखने में जो लगता है कि सन मूव कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, हालांकि अर्थ जो है उस चारों तरफ उसके रिवॉल्व कर रही है। अर्थ क्योंकि चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है इस वजह से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सन जो है वो मूव कर रहा है। एक्चुअली सन स्टेशनरी है और अर्थ मूव कर रही है। तो अर्थ की मूवमेंट के वजह से क्या हो रहा है, सन की जो किरणें हैं उनका एंगल चेंज हो रहा है। कभी सन जो है डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बना रहा है, कभी कैप्रिकॉर्न पे, कभी इक्वेटर पे, और इसकी वजह से ही जो बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट है, वो भी शिफ्ट करेगी। कभी जो पूरा लो प्रेशर बेल्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा, कभी लो प्रेशर बेल्ट डायरेक्ट इक्वेटर पे बनेगी, या फिर कभी लो प्रेशर बेल्ट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बनेगी। फिर फोर्थ जो फैक्टर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन में क्या होता है, हमें पता है कि इनका हीटिंग एंड कूलिंग जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड से होता है। मतलब कि जो पानी है वो धीरे गर्म होता है, धीरे ठंडा होता है, और जो लैंड है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और तेजी से ही ठंडी हो जाती है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस भी आता है, और जब प्रेशर डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से विंड्स फिर चलती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कॉन्टिनेंट एंड ओशन का, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने देखा था, लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था इस बारे में कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड वाला एरिया ज्यादा है और ओशन वाला एरिया कम है। वहीं आप देखोगे जो सदर्न हेमिस्फेयर है उसमें ओशन वाला हिस्सा ज्यादा है और ज्यादातर एरिया जो है वो पूरा पानी से घिरा हुआ है। बहुत कम लैंड देखने मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है और थोड़ा बहुत अमेरिका, साउथ अमेरिका का नीचे के टिप्स हैं,
तो वो थोड़ी बहुत लैंड का पार्ट आपको दिखेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, नहीं तो जो मेजर पार्ट है वो ओशन से ही घिरा हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन ये भी अफेक्ट करेगा कि जो प्लैनेटरी विंड्स है वो कैसे बहेंगी। फिफ्थ फैक्टर है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि रोटेशन ऑफ अर्थ से कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट होगी एंड कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड को अफेक्ट करती है। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब जिस पैटर्न में ये प्लैनेटरी विंड्स बहती हैं, चलती हैं, उसे हम कहते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब इन जनरल पूरे साल भर क्या होता है, अर्थ के ऊपर हमें कुछ पर्टिकुलर तरीके से एयर का सर्कुलेशन दिखता है। कहीं पे हाई प्रेशर है, कहीं पे लो प्रेशर है, और एयर जो है वो ऊपर से नीचे ऐसे घूमती रहती है, सर्कुलेशन होता रहता है। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, इस जनरल सर्कुलेशन को हम कहते हैं, मतलब इस प्लैनेटरी विंड मूवमेंट को हम कहते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन व्हिच इन्फ्लुएंसेस द अर्थ क्लाइमेट। तो ये जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, मतलब ये जो एयर में जनरल सर्कुलेशन हो रहा है, एयर ऊपर नीचे मूव कर रही है, इसकी वजह से जो वाटर में सर्कुलेशन होता है, मतलब ओशन वाटर में जो करंट्स चलते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से अर्थ का क्लाइमेट अफेक्ट होता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कहीं किसी जगह के पास से वार्म ओशन करंट्स चल रहे हैं तो वहां पे जो पूरा क्लाइमेट है वो वार्म होगा और वहां पे क्या होगा, बारिश वगैरह आएगी। बट अगर कहीं पे कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड करंट बह रहा है किसी इलाके के पास से, अगर कोल्ड करंट बह रहा है तो वहां पे जो क्लाइमेट होगा वो काफी अलग तरीके का होगा। अ स्कीमेटिक description of general circulation is shown in figure 9.6। तो यहाँ पे ये 9.6 दिया हुआ है एंड इसमें आपको जनरल सर्कुलेशन का पिक्चर दिखाई हुई है, डायग्राम दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एयर्स जो है वो मूव करती हैं। अब इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे, हम खुद से डायग्राम बनाएंगे तब हमें डिटेल में ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। The air at the intertropical convergence zone rises because of the convection caused by high insolation and a low pressure is created। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो सबसे पहले इसके नाम से ही समझो, इंटरट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक्स के बीच वाला एरिया है, ट्रॉपिक्स के आसपास आपको दिखेगा। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो लो प्रेशर होता है ना उसमें एयर कन्वर्ज करती है। कन्वर्ज का मतलब क्या है, चीजों का एक दूसरे के पास आना, कन्वर्ज होना, इकट्ठा होना, ठीक है। तो ये कैसा एरिया है, ये कैसा जोन है जो कि इंटरट्रॉपिकल है। इंटरट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के बीच का इलाका है। कन्वर्जेंस जोन है, कन्वर्जेंस मतलब इसमें एयर कन्वर्ज कर रही है, और कन्वर्ज कब करती है, लो प्रेशर के एरिया में कन्वर्जेंस होती है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली एक पिक्चर देखी थी, इसमें आप देखोगे जहां पे लो प्रेशर है उसमें सरफेस पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रही है। यहाँ पे सरफेस पे कन्वर्जेंस की बात हो रही है। ये जो ITCZ है ये सरफेस की कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। तो सरफेस पे कन्वर्जेंस किस केस में होगी, जब उस जगह पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि अगर लो प्रेशर होगा तो एयर जो है वो ऊपर मूव कर जाएगी, नीचे वैक्यूम रह जाएगा, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए चारों तरफ से एयर जो है वो रश इन करेगी और हम कह सकते हैं एयर कन्वर्ज करेगी। तो ITCZ एक ऐसा जोन है जो कि लो प्रेशर एरिया वाला जोन है। ITCZ क्या है, लो प्रेशर बेल्ट है। सो यहाँ पे क्या होता है, एयर जो है वो राइज करती है caused by high insolation। अब एयर जो है वो कन्वेक्शन के थ्रू राइज करेगी। कन्वेक्शन का मतलब हमें पता है कि जब हीट वर्टिकली ट्रांसफर होती है तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, और जब हीट हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होती है तो उसे हम एडवेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शन के कारण क्या होगा, मतलब जो वर्टिकल हीट ट्रांसफर है वो होगा, उसकी वजह से एयर राइज करेगी। तो अगर शुरू से इसका प्रोसेस बताएं तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कैसे बनता है। सबसे पहले हम लेट्स से इक्वेटर का एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में क्या होगा, बीच में हमें पता है कि ट्रॉपिक्स है, बीच में इक्वेटर है और इक्वेटर के आसपास ट्रॉपिक्स है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं एग्जांपल में कि सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, सीधा इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेंगी तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थ का सरफेस बहुत ज्यादा गर्म होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे हवाएं जो हैं, मतलब अर्थ के सरफेस से टच जो होने वाली हवाएं हैं
या यूं कहें सरफेस के ऊपर जो एयर है वो कन्वेक्शन की वजह से गर्म होने लगेगी। अगर वो गर्म होगी तो वो जो हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी। यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, ये बीच में ये 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब सीधी जो सूरज की किरणें इस पे पड़ेंगी तो इसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी। गर्म होके वो एक्सपेंड करेगी, लाइट होगी और वो ऊपर की तरफ राइज करने लगेगी। जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये खाली हो जाएगा और साइड साइड से जो एयर है हाई प्रेशर वाले जोन से, यहाँ पे कहीं हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर जोन से बीच में यहाँ पे हवा आने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, यहाँ पे एयर जो है वो राइज कर रही है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे कन्वर्ज होने लगेंगी। तो ITCZ क्या है? इंटेंस लो प्रेशर जोन है, मतलब लो प्रेशर भी नॉर्मल नहीं है, बहुत ज्यादा लो प्रेशर है, वो वाला पूरा जोन जो है उसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर ITCZ बोलेंगे। So the wind from the tropics converge at this low pressure zone. Tropics के आसपास से जो विंड होगी वो आके इस ITCZ पे कन्वर्ज करेगी, क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया है। The converged air rises along with convective cell. जो कन्वर्ज्ड एयर होगी वो ऊपर राइज करेगी along with the convective cell, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट की वजह से एयर राइज कर रही है, फिर ऊपर जाके जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी और ठंडी हवा फिर नीचे दबने लगेगी, मतलब वो नीचे आने लगेगी, सबसाइड करने लगेगी, तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा। ठीक है, वर्टिकल जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका पूरा एक सेल बन जाएगा, मतलब सर्कुलर मैनर में एयर मूव करेगी सरफेस टू एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर आसमान की तरफ और फिर आसमान से वापस नीचे अर्थ के सरफेस की तरफ। तो ये हवा में पूरा एक सर्कल बन जाएगा जिसको हम कन्वेक्टिव सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ITCZ पे एयर कन्वर्ज होंगी वो इकट्ठी होके ऊपर उठने लगेंगी। आप इस पिक्चर को वापस से देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, जब एयर कन्वर्ज हो रही है तो कन्वर्ज होने के बाद वो ऊपर उठ रही है। ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर में तो हो ही ये रहा है कि एयर जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ रही है। तो सबसे पहले इनिशियली जो हवाएं ऊपर उठी थी उन्होंने बीच में गैप छोड़ दिया, इस गैप को फिल करने के लिए बहुत सारी हवाएं चारों तरफ से आई, कन्वर्ज हुई। बट यहाँ पे सूरज की किरणें तो अभी भी बहुत ज्यादा है, हीट तो अभी भी ज्यादा है, तो जो एयर रश इन हुई थी, जो एयर कन्वर्ज करी थी, अब ये भी गर्म होने लगेंगी, ये भी हॉट मतलब वार्म होने लगेंगी और फिर ये भी लाइट होकर ऊपर उठने लगेंगी। तो एक पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। It reaches the top of the troposphere up to an altitude of 14 किलोमीटर, और ये जो एयर है वो जो कन्वर्ज्ड एयर थी जो अब राइज कर रही हैं ये 14 किलोमीटर तक पहुंच जाएंगी, मतलब ट्रोपोस्फेयर के एंड तक पहुंच जाएंगी एंड मूव्स टुवर्ड्स द पोल, और पोल्स की तरफ ये मूव करने लगेंगी। दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। तो इसको हम प्रॉपर बना के देखते हैं। तो ऐसे बनाते हैं, ये पूरा अर्थ का सरफेस है, बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ है, इसको 30 डिग्री नॉर्थ ले लो, लेफ्ट तरफ वाले को 30 डिग्री नॉर्थ और इसको 30 डिग्री साउथ। तो जो नॉर्थ वाला है यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, इधर पे नॉर्थ पोल है और इधर पे यहाँ पे साउथ पोल है। हमने इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड पढ़ा था जब हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर को समझा था, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। तो 60 डिग्री नॉर्थ एंड यहाँ पे 60 डिग्री साउथ। तो अब ये सारे वो लैटिट्यूड्स हैं जहां पे हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बनने वाला है। 0 डिग्री का हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लो है, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ ये चीज हमने पढ़ी थी कि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, सब ट्रॉपिकल हाई से कहते हैं। 60 डिग्री नॉर्थ को 60 डिग्री साउथ को हमने क्या पढ़ा था, ये सब पोलर लो है, और पोल्स जो थे मतलब प्रॉपर जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं, 90 डिग्री जो लैटिट्यूड है 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, उसको हमने पोलर हाई बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा, ITCZ जब इक्वेटर पे है, लेट्स से यहाँ पे ITCZ जो है वो इक्वेटर पे है, इसका मतलब इक्वेटर पे एक्सट्रीम लो प्रेशर है, एक्सट्रीम लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से ट्रॉपिक्स वाले एरिया से एयर कन्वर्ज होगी। जब एयर यहाँ पे कन्वर्ज होगी तो क्या होगा, ये मूव करेगी ऊपर की तरफ, या आप यूं कह सकते हो, इसको ऐसे शुरू कर लेते हैं कि यहाँ पे ITCZ था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, बहुत ज्यादा हीट थी, हीट की वजह से यहाँ की जो एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करने लग गई। तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाती हूँ कि ये जो है ऊपर की तरफ राइज करेगी एयर,
तो इस तरीके से ये राइज करेगी, ठीक है, और ये ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब होगा क्या कि ये ट्रोपोस्फेयर के हाइट तक पहुंच जाएगी, ट्रोपोस्फेयर के एंड तक पहुंच जाएगी। लेट्स से ट्रोपोस्फेयर जो है वो यहां तक है, ये 14 किलोमीटर का लेयर है एटमॉस्फेयर में, आसमान में ही 14 किलोमीटर वाला जोन है। ट्रोपोस्फेयर लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है, कुछ जगह पे थोड़ा और एक्सटेंड होता है। ऑन एन एवरेज हमने बोला कि 14 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर के एंड तक ये हवाएं जाएंगी। अब एक चीज हमने पढ़ी है कि ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर गिरता है, टेम्परेचर ठंडा होता है। तो जो हवाएं यहाँ नीचे से गर्म हवा बन के ऊपर उठी थी, ऊपर जाते जाते अब इन्हें ठंडी महसूस होने लगेगी और ये हवाएं गर्म से ठंडी होने लगेंगी, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर ठंडा हो जाता है, माइनस में पहुंच जाता है, तो यहाँ पे हवाएं ठंडी होने लगेंगी। और इसमें क्या होगा, ऊपर जाके ये हवाएं इस तरीके से डाइवर्ज करने लगेंगी। ये यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से पोल्स की तरफ जाने लगेंगी। आप ऐसा समझ लो कि ऊपर ट्रोपोस्फेयर एक बैरियर, एक दीवार क्रिएट करके रखा है। अब इसके और ऊपर हवाएं नहीं जा पा रही, यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं, हैवी हो चुकी हैं हवाएं। ठंडी होती हैं तो हैवी होती हैं, अब वो यहाँ पे साइड साइड में डाइवर्ज करने लगी, पोल्स की तरफ जाने लग गई। पोल्स की तरफ जाएंगी तो जब वो 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ वाले इलाके के ऊपर आएंगी तो यहाँ पे हवाएं एक्यूमुलेट होने लगी हैं, इकट्ठी होने लगी हैं। अब यहाँ पे इकट्ठी होंगी तो वो नीचे की तरफ आएंगी, क्योंकि अभी हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पे ट्रेवल कर रही थी तो थोड़ी गर्म थी, बट ऊपर पहुंची तो ये ठंडी हो गई। और फिर जैसे जैसे ये इस तरीके से पोलवर्ड्स जाने लगी, ऐसे जाने लगी, हॉरिजॉन्टली ऊपर मूव करने लगी, तो ये और ठंडी हो गई। अब और ज्यादा ठंडी हो गई और 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ये एयर इकट्ठी होने लगी, तो भारी होके हवाएं नीचे की तरफ आने लग गई। अभी हवा नीचे आ रही है, तो नीचे वाली एयर को मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। यह हवा जो है वो नीचे आने लगी, ठीक है, इस तरीके से ये हैवी होके अब नीचे आ रही हैं। और जो हवाएं नीचे आएंगी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और अब हवा को एस्केप करने के लिए, भागने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो वो दोनों तरफ इस तरीके से जमीन किसमें अंदर तो नहीं घुसेगी, तो जमीन से टकरा के हवाएं साइड साइड में जाने लगेंगी। तो ये इक्वेटर की तरफ भी जाएंगी हवा, और ये नीचे पोल की तरफ भी हवा जाएगी। तो इक्वेटर की तरफ जो हवाएं जाएंगी, इक्वेटर की तरफ ये जो सरफेस पे हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसको हम बोलेंगे ये होंगी ईस्टर्लीज। ये ईस्टर्लीज होंगी। इनको ईस्टर्लीज क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती दिखाई देंगी, तो यहाँ पे इन्हें नाम देते हैं ईस्टर्लीज। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने कहा कि हवा जो है वो दोनों तरफ गई है। जो ये ऊपर से हवा सबसाइड हुई है वो दोनों तरफ गई है, तो वो इस तरफ भी आएगी हवा, यहाँ पे ऐसे भी आएगी, इधर भी ऐसे आएगी। अब उनके बारे में हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। सो दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ। 30 डिग्री नॉर्थ पे ऊपर जाकर आसमान में जो ट्रोपोपॉज होगा, 14 किलोमीटर के आसपास वाला जो पूरा इलाका होगा, वहां पे एयर जो है वो एक्यूमुलेट होने लगेगी, और फिर the part of accumulated air sinks to the ground and forms a subtropical high। और यहाँ पे क्या होगा, 30 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जब हवा एक्यूमुलेट होने लगेगी तो फिर वो नीचे की तरफ आने लगेगी और एक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनाएंगी। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे ये जो एयर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसको आप क्या बोलोगे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। Another reason for sinking is the cooling of air when it reaches 30 degree north and south latitude। तो एक तो रीजन 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से नीचे आने का ये है कि वो हवाएं एक्यूमुलेट हो गई थी, यहाँ पे हवाएं इकट्ठा हो गई थी, इधर पे आके हवाएं इकट्ठा हो गई थी, तो इकट्ठा होकर उनको जगह नहीं मिली कहीं जाने की, तो वो नीचे की तरफ आने लगी। दूसरा रीजन यहाँ पे हाई प्रेशर बनने का ये है कि ये हवाएं ठंडी भी हो गई थी। एक्यूमुलेट होना एक रीजन है और ठंडा होना सेकंड रीजन है। तो एक्यूमुलेशन एंड कोल्ड की वजह से, ठंडे होने की वजह से ये हवाएं नीचे सबसाइड करने लगती हैं और 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसे हम सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज द ईस्टर्लीज। तो ये जब ऊपर से हवाएं नीचे आएंगी तो ये हवाएं नीचे इक्वेटर की तरफ बहने लगेंगी ईस्टर्लीज की फॉर्म में। तो जो हवाएं इक्वेटर की तरफ जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्लीज। द ईस्टर्लीज from either side of the equator converge in the intertropical convergence zone।
तो ईस्टर्लीज क्या करेंगी, वो दोनों तरफ से मतलब 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ की तरफ से आएंगी और इक्वेटर पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। यहाँ पे ITCZ का जो पूरा जोन बना हुआ है उस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी। Such circulations from the surface upwards and vice versa are called cells. तो ये जो पूरा सर्कुलेशन आपको दिख रहा है कि पहले हवा ऊपर गई, ये देखो पहले रेड कलर से मैंने बनाया था कि हवाएं जो है वो ऊपर गई, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो गई थी तो हवाएं ऊपर गई, फिर ऊपर से अब ये नीचे भी आ गई, तो एक पूरा सर्कुलेशन बन गया। पहले हवाएं क्या गई, ऊपर गई, ऊपर से फिर साइड में गई, साइड से नीचे आई और नीचे से फिर साइड में आ गई। तो ये एक पूरा सर्कुलर मैनर बन रहा है। इस तरीके से ये सर्कुलर मैनर में हवाएं जो है वो मूव कर रही हैं और इसको हम कहते हैं सेल। तो रेड कलर एंड ब्लू कलर को मिला के ये जो पूरा सर्कुलेशन बनेगा, ये पूरा जो अब मैं रेड कलर से बना रही हूं इसको आप क्या बोलोगे, ये पूरा एक सेल है। दिस इज अ कंप्लीट सेल। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर एज ईस्टर्लीज। तो ये चीज हमने देख ली। सच अ सेल इन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडले सेल। तो ट्रॉपिक्स पे ये जो सेल बना इसको हम कहते हैं हेडले सेल। तो आपको दोनों तरफ ये वाले जो अभी हमने फर्स्ट सेल बनाए हैं, ये वाला एंड ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, हेडले सेल। तो फर्स्ट वाला इस तरीके से जो सेल बनेगा इक्वेटर से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ तक, उसको हम बोलेंगे हेडले सेल। In the middle latitudes, the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles. तो ये जो मिडिल लैटिट्यूड्स है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ साउथ वाला जो अब लैटिट्यूड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर सिंक कर रही है एंड द एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड द राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। इस पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो 30 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका है ना, इस पे क्या होगा, जो एयर है वो दो तरीके से आ रही है, दो तरीके से यहाँ पे एयर सबसाइड करेगी। दो तरीके मतलब क्या है, दो तरफ से एयर आएगी। एक तरफ तो हो गई ये वाली कि यहाँ से जो इक्वेटोरियल लो से हवाएं आ रही थी और ये यहाँ पे सबसाइड कर रही थी, ठीक है, ऊपर से ठंडी हो गई, यहाँ सबसाइड कर गई। दूसरा जो पोलर इलाकों पे, यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री नॉर्थ पे लो प्रेशर बनेगा, हमें पता है इसको हम सब पोलर लो कहते हैं। तो इधर पे क्या होगा, हवाएं उठेंगी ऊपर से और इधर पे भी सेम चीज रिपीट होगी। जब ये हवाएं ऊपर जाएंगे तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ठंडी हो जाएंगी और ठंडी होने के बाद ये फिर नीचे सबसाइड करने लगेंगी इधर पे। तो जो ये 30 डिग्री नॉर्थ है ना, इधर से दो जगहों की हवाएं आके सबसाइड कर रही हैं। एक तो जो इक्वेटोरियल लो से ऊपर हवाएं उठी थी इधर से और अब जो ठंडी हो गई हैं वो सबसाइड कर गई हैं। दूसरा जो सब पोलर लो से हवाएं उठी थी और अब वो ठंडी होकर नीचे आ गई हैं, तो वो भी 30 डिग्री नॉर्थ पे आके सबसाइड करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से हवा उठी, यहाँ पे आके नीचे आ गई। सिमिलरली इधर पे ट्रॉपिक्स जो इक्वेटर है, यहाँ से हवा उठी, ऊपर गई और ये नीचे आके 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ पे ये नीचे आने लग गई। तो इधर पे भी सेम चीज बनेगी। यहाँ पे भी क्या होगा, जो 60 डिग्री साउथ है, इस पे एयर्स ऊपर की तरफ राइज करेंगी, राइज करके ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होंगी तो फिर ये नीचे आ जाएंगी। तो अब 30 डिग्री साउथ पे भी आप देखोगे दो जगहों से एयर आके सबसाइड कर रही है। At the surface, these winds are called westerlies and the cell is known as Ferrel cell. तो सरफेस पे ये जो हवाएं चलेंगी इसको हम कहते हैं वेस्टर्लीज। मतलब ये वाली जो हवाएं हैं, इधर पे ये जो हवाएं ऐसे बहेंगी, एक तो हो गई ईस्टर्ली, जो इक्वेटर की तरफ हवा बह रही थी, ये वाली, इसको हमने ईस्टर्ली कह दिया, बट एक दूसरी तरफ भी तो जाएगी। ऐसा नहीं है ना कि जो भी हवाएं ऊपर से सबसाइड कर रही हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुड़ जाएंगी, नहीं, वो टकरा के दोनों तरफ जाएंगी। देखो ऊपर भी क्या हो रहा है, ऊपर जब एक्यूमुलेट हो रही है हवाएं तो दोनों तरफ से आ रही हैं, दोनों तरफ से एक्यूमुलेट होकर नीचे जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो वो दोनों तरफ जा रही हैं, इधर भी और इधर भी डाइवर्ज हो रही हैं। तो डाइवर्जेंस भी दोनों तरफ से होगा और कन्वर्जेंस भी दोनों तरफ से होगा, ऐसा है, ठीक है। नीचे देखोगे कन्वर्जेंस इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ठीक है। ऊपर जब डाइवर्जेंस हो रहा है तो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। तो नीचे भी सेम चीज होगी। यहाँ पे जब हवाएं डाइवर्ज करेंगे नीचे, तो एक तो डाइवर्ज होके इक्वेटर की तरफ चली गई और एक डाइवर्ज होके इधर 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ आ जाएगी और ये 60 डिग्री साउथ की तरफ आ जाएगी। तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये होंगी वेस्टर्लीज। इन हवाओं को बोलेंगे वेस्टर्लीज क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन से आएंगी, तो ये होंगी वेस्टर्लीज। ये भी है वेस्टर्लीज।
और इधर पे ये जो पूरा सर्कुलेशन बना, ये जो पूरा सर्कुलेशन बना है, इसको हम क्या बोलेंगे? फेरल सेल। ये है फेरल सेल। तो जैसा जैसा नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो रहा है वैसा वैसा ही सदर्न हेमिस्फेयर में हो रहा है, और दोनों जो सेल बन रहे हैं उनका नाम सेम है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी। तो आप एक जगह का सिस्टम याद रखोगे, दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, देखो इक्वेटर्स भी और जो लैटिट्यूड्स हैं वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 0 डिग्री तो बीच में रहता ही है, फिर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल सेम चलेंगी। तो पहले बनेगा हेडले सेल, जो कि फर्स्ट दो के बीच में होगा, क्योंकि हमें पता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं सरफेस पे। तो आपको देखने मिलेगा कि ये 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जा रही है, 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ हवाएं जा रही हैं, इनको हम बोलेंगे ईस्टर्लीज। फिर यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इधर भी तो एक लो प्रेशर है ना, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ भी हवाएं जाएंगी, इनको हम बोलेंगे वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं, वेस्टर्लीज क्यों बोल रहे हैं, इनका यही नाम क्यों है, ये हम आगे डायरेक्शन में पढ़ेंगे कि क्यों इनको ये नाम दिया गया है। बाकी सेल आप देख सकते हो, पहला सेल जो बन रहा है वो हेडले सेल है, फिर सेकेंड सेल बन रहा है वो फेरल सेल है। At polar latitudes, the cold dense air subsides near the poles and blow towards middle latitudes as the polar easterlies. अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो हवाएं उठी हैं इधर पे, सब पोलर लो वाले इलाकों पे जो हवाएं उठी हैं ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या करेंगी, ऊपर जाके डाइवर्ज कर जाएंगी दोनों डायरेक्शन में। भाई इधर वाली तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हवा राइट तरफ गई वो नीचे 30 डिग्री पे आके सबसाइड करने लग गई। तो जो हवा लेफ्ट तरफ मुड़ेगी ये भी तो आगे जाके कहीं पे सबसाइड करेगी, तो ये सबसाइड करेगी इधर पे, ये सीधा आ जाएगी पोल पे। तो यहाँ पे जो पोल होगा 90 डिग्री वाला पूरा इलाका होगा, इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा, अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जब ठंडी बहुत ज्यादा होगी तो हवा भी ठंडी होगी, वो भी आके फिर नीचे दबाव डालेगी, वो प्रेशर डालेगी, सबसाइड करेगी, और उसकी वजह से प्रेशर हाई होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पोलर हाई बोला जाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे पोलर हाई बनेगा, इधर पे भी पोलर हाई और इधर पे भी पोलर हाई। ये है क्या, इन्हें 90 डिग्री समझ लो आप, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, लो प्रेशर से हवा ऊपर उठी, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होके फिर वो ठंडी हो गई, ठंडी होके नीचे की तरफ आने लगेगी, तो ये भी एक पूरा सेल बन जाएगा। सेम चीज साउथ में रिपीट होगी, इसमें आप देखोगे 60 डिग्री साउथ जो है वो लो प्रेशर एरिया होगा, सब पोलर लो है, तो यहाँ पे हवाएं उठेंगी, उठेंगी ऊपर जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होके फिर नीचे आएंगी, सबसाइड करेंगी, सबसाइड करेंगी, तो ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर हाई प्रेशर बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब ये हवाएं नीचे आई हैं तो ये भी तो किसी डायरेक्शन में जाएंगी, ये भी तो अब दोनों तरफ जाएंगी। तो इधर पे क्या होगा, जो हवाएं इस तरीके से जाएंगी 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ की तरफ आएंगी। अब ये पोल से 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ की तरफ आ रहे हैं, रीजन क्या है, आप ऐसे ही समझ लो कि भाई पोलर हाई है और ये लो प्रेशर है, सब पोलर लो है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस पे जो ऊपर से हवाएं सबसाइड की थी अब वो डाइवर्ज होके इधर आने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हवाएं ऐसे आने लगेगी, और क्योंकि ये हवाएं जो हैं वो इस तरीके से बह रही हैं तो इनकी जो डायरेक्शन है वो भी ईस्टर्ली होगी, बट इसको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये पोल वाले इलाकों पे बह रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। तो आप देखो ईस्टर्ली हम उन्हें कह रहे हैं जो ऐसे चल रही है, जो इक्वेटर की तरफ हवा चल रही है उसको हम ईस्टर्ली कह रहे हैं, जो इक्वेटर से दूर हवा चल रही है उसको हम वेस्टर्ली कह रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज। यहाँ पे भी पोलर ईस्टर्लीज, मतलब जो पोल से ऐसे ऐसा लग रहा है ना इक्वेटर की तरफ जा रही है, बीच में भी देखो यहाँ पे जो हेडले सेल में है वो 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो जो हवा इक्वेटर की तरफ चलेंगे उन्हें ईस्टर्लीज बोलेंगे, जो इक्वेटर से दूर जाती हुई लगेंगे उन्हें हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। बाकी इनकी डायरेक्शन अभी थोड़ी देर में ही हम डिस्कस करते हैं। दिस सेल इज कॉल्ड द पोलर सेल। अब ये जो पूरा सेल बना जिसमें पोलर ईस्टर्लीज चल रही हैं, इस पूरे सेल को क्या बोलेंगे, पोलर सेल। ठीक है, तो ये जो सेल बना इसको हम बोलेंगे पोलर सेल। तो यहाँ पे भी पोलर सेल, यहाँ पे भी पोलर सेल। तो अब आपको 3 सेल याद रखने हैं, हेडले सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। तो HFP, तो हेडले, फेरल एंड पोलर। तो सबसे पहले हेडले सेल बनेगा, फिर फेरल सेल बनेगा, फिर पोलर सेल बनेगा। ठीक है,
अब ये सारी चीजें जो हैं आप एक बार हाथ से भी बना के देखना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएं। ठीक है, ये जब हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर पढ़ा था तब आपको ये जो लैटिट्यूड्स है ये अच्छे से याद हो गए होंगे कि 0 डिग्री पे इक्वेटोरियल लो होता है, फिर 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ है जहां पे सब ट्रॉपिकल हाई होता है, फिर 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ है जो कि सब पोलर लो है, और फिर पोलर हाई मतलब जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है। बस इनको याद रखना, हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको पता है। अब अपने आप बनाना जहां पे लो प्रेशर उसमें ऊपर हवाएं उठेंगी, अब उठेंगी तो कहीं ऊपर जाके डाइवर्ज भी होंगी, तो अपने आप बनाते जाना, आपको समझ आता जाएगा। जहां हाई प्रेशर है वहां सबसाइड करेंगे, जहां लो प्रेशर है हवाएं वहां उठेंगी, तो अपने आप एक सेल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला सेल होगा हेडले सेल जो कि 0 डिग्री एंड 30 डिग्री के बीच में बनेगा, फिर होगा फेरल सेल जो कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बीच में बनेगा, फिर होगा पोलर सेल जो कि 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में बनेगा। तो 30-30 का डिफरेंस है, और भी कंफ्यूजन है तो याद रखने के लिए ऐसा याद कर लो कि लैटिट्यूड्स के बीच में 30-30 डिग्री का अंतर है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का अंतर है, यहाँ पे भी 30 डिग्री का अंतर है, और फिर यहाँ पे भी 30 डिग्री लैटिट्यूड का अंतर है। ठीक है, तो 30-30 का डिफरेंस है जिसमें सेल बन रहे हैं। पोलर सेल तो आपको याद ही रहेगा, जो पोल वाले इलाकों पे बनेगा, तो उसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। बाकी हेडले सेल एंड फेरल सेल है, ये आप याद मतलब 2-3 बार बनाओगे याद हो ही जाएगा। या ऐसे समझ लो, हेडले मतलब हेड पहले आता है, एफ फॉर फुट वो बाद में आता है, तो पहले हेडले आएगा फिर फेरल आएगा। So these three cells at the pattern set the pattern for the general circulation of the atmosphere। तो ये जो 3 सेल हैं हेडले, फेरल एंड पोलर, ये तीनों सेल क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में जनरल सर्कुलेशन का पैटर्न बनाते हैं। The transfer of heat energy from lower latitudes to higher latitudes maintains the general circulation। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है लोअर लेटीट्यूड से हायर लेटीट्यूड्स की तरफ, जिसकी वजह से जनरल सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब क्या है, अगर आप इक्वेटोरियल लो से शुरू करो, 0 डिग्री से शुरू करो, तो यहाँ पे ITCZ बना था। अब हीट बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर उठी, वो ट्रांसफर हुई, वो साइड में गई। ठीक है, साइड में जाके अब यही हवाएं सबसाइड गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे हीट ही ट्रांसफर हो रही है, हीट जो है हीट की वजह से ये हवाएं ऊपर गई, अब वो हीट ट्रांसफर हो रही है, वो इधर से इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, और अब वो इधर जा रही है। तो क्या होगा कि जो ऊपर हवाएं बहेंगी वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी, और वो अपने आसपास वाली जो ठंडी हवाएं उन्हें थोड़ा सा गर्म कर देंगी। अगर आप सारे चैप्टर शुरू से देखते हुए आ रहे हो, मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, तो ये मैंने बीच में एक जगह डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो हवाएं हैं वो एक दूसरे का टेम्परेचर बैलेंस करती हैं। जो गर्म हवाएं वो थोड़ी ठंडी हो जाती हैं, ठंडी हवाएं थोड़ी गर्म हो जाती हैं, तो टेम्परेचर पूरा बैलेंस रहता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं बन पाता। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब कि हमेशा गर्मी या हमेशा बर्फ जमी हुई वो चीज नहीं हो पाती। जैसे बर्फ वाले इलाकों में बर्फ पिघलती भी है, तो वो क्यों पिघल रही है, क्योंकि गर्म हवाएं जो इक्वेटर या जो लोअर लेटीट्यूड पे हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, वो पोल्स की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से पोल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा गर्म होने लगता है। ठीक है, ठंडी वहां पे अभी भी है, बट बहुत ज्यादा ठंडे से थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलने लगती है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो जनरल सर्कुलेशन इस तरीके से मेंटेन रहता है। The general circulation of the atmosphere also affects the ocean। जो general circulation of atmosphere है वो oceans को भी affect करता है। The large scale winds of the atmosphere initiate large and slow moving currents of the ocean। तो होता क्या है कि ये जो हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे देखो ये सरफेस पे काफी सारी हवाएं चल रही है ना, ये वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, ये क्या है, ये सरफेस पे हवाएं चल रही हैं। अब सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे क्या सिर्फ जमीन ही जमीन है, ऐसा तो नहीं है, अर्थ के सरफेस पे ओशन भी है, और जब ओशन के ऊपर से ये हवाएं बहती हैं, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जब ओशन के ऊपर से बहती हैं, तो वो ओशन के पानी को ढकेल के एक डायरेक्शन में लाती जाती हैं। तो जहां पे भी ईस्टर्लीज बहेंगी, जिस भी ओशन के ऊपर बहेंगी, वो अपने साथ ओशन के पानी को इस डायरेक्शन में बहा के लाती जाएंगी। तो इस तरीके से जो ओशन का पानी है वो भी अफेक्ट हो रहा है, ओशन करंट्स जो है वो इन सर्कुलेशन से अफेक्ट होते हैं। ओशंस इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। और जब हवाएं ओशन के ऊपर से बहती हैं तो ओशन का पानी क्या करता है, वो भी एवोपोरेट होता है। जैसे आप देखोगे, आप जमीन पे पानी फैला देते हो और पंखा चला देते हो, तो पंखा चलाने से क्या होता है, 2 मिनट में जो पूरा गीला पानी था, मतलब जो फर्श था, वो सूख जाता है और पानी उड़ जाता है। तो हवाओं की वजह से क्या होता है, एवोपोरेशन तेज होती है। तो जब ओशन के ऊपर हवाएं बहेंगी तो एक तो चीज क्या होगी कि ओशन का पानी जो वो हवाओं के साथ एक डायरेक्शन में बहने लगेगा, मतलब एक तरीके से हवाएं ओशन के पानी को ढकेलेंगी, और वो जो पानी मतलब आएगा रोल करते करते एक तरफ आएगा, उसको हम करंट्स बोलेंगे। और क्योंकि हवाएं चल रही हैं, पानी के ऊपर चल रही हैं, तो कुछ पानी एवोपरेट भी होगा, तो वाटर वेपर
हवा में जाएंगे। दीज इंटरेक्शंस टेक प्लेस रेदर स्लोली ओवर लार्ज पार्ट ऑफ ओशन। और ये जो पूरी इंटरेक्शन है, मतलब हवा ओशन के पानी को ढकेल रही है, ओशन का पानी इवोपोरेट हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि चीजें इंस्टेंटली होंगी, ये टाइम लेंगी, धीरे धीरे होंगी और बहुत बड़े एरिया पे हो रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ओशन है, मतलब काफी बड़ा एरिया होता है ओशन का, तो वहां पे हवाएं जो है वो धीरे धीरे पानी को ढकेलती रहती हैं और पानी इवोपोरेट होता रहता है। अब ये जो यहाँ पे टॉपिक है जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशन, इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एल नीनो और ला नीना की बात है जो कि अलग से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक बार आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इसको भी देख लेते हैं, और अब जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, और जो भी इजी लगे उसको आप बनाना। और ये वाला स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको हाथ से ही बना के देखना, ताकि आपको सारा ये जो सर्कुलेशन है वो इजीली इसके पीछे का सिस्टम समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो इक्वेटर पे इन्होंने ITCZ बनाया हुआ है ना। ITCZ मतलब बहुत ज्यादा लो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, तो ये देखो एरो दिखाई हुई है कि ये हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। अब जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो वो डाइवर्ज भी होंगी। ये डाइवर्ज किस पॉइंट पे आके हो रही हैं? जो ट्रोपोस्फेयर एकदम एंड है ट्रोपोस्फेयर का, जहां ट्रोपोस्फेयर लगभग खत्म हो जा रहा है, वहां पे ये हवाएं अब डाइवर्ज होने लगेंगी, ठंडी होने लगेंगी। डाइवर्ज होके यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगी, ये देखो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये हवाएं एक्यूमुलेट कर रही हैं। एक्यूमुलेट करेंगी तो फिर नीचे आने लगेंगी, नीचे आएंगी, इधर पे सबसाइड करेंगे तो हाई प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, इधर पे भी ये हाई प्रेशर एरिया बनेगा। अब देखो ये कौन सा लैटिट्यूड है? 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं। ये वो वाला पूरा आपको लैटिट्यूड देखने मिलेगा। तो इधर पे क्या हो रहा है, इस तरफ भी देख लेते हैं। तो देखो ये चीजें ना आपको 2D में दिखाई गई हैं, बट ये 3D में हो रहा है। आसमान में ये चीज चारों तरफ हो रही है, अर्थ के हर सरफेस के, मतलब जो भी पूरा लैटिट्यूड है ना, वो ऐसे इस तरीके से हवाएं जो है वो चल रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जो हवाएं हैं वो ऊपर से नीचे ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम में ये ऐसे हो रहा है, ऊपर उठ रही हैं, साइड में हो रही हैं और फिर नीचे जा रही हैं। इक्वेटर से ऊपर उठ रही हैं, साइड में जा रही हैं और ऐसे नीचे जा रही हैं। ठीक है, तो हर जगह पे ये चीज, ये जो सर्कुलेशन है वो आपको दिखेंगे। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, जो 60 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री साउथ है, यहाँ पे भी लो प्रेशर बनेगा। ये कंपैरेटिवली लो प्रेशर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर बन गया कि ऊपर की ये जो साइड से हवाएं आई थी वो एक्यूमुलेट हो गई और सबसाइड करने लग गई, तो ये हाई प्रेशर बन गया। जब ये हाई प्रेशर बन गया तो ये साइड में हवाएं इधर पे जाएंगी, इधर पे जाएंगी तो कन्वर्ज हो रही हैं। यहाँ पे जो पोल है उस पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर है ही, तो हाई प्रेशर से फिर ये कंपैरेटिवली लो प्रेशर पे आएंगी और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ना सब कुछ रिलेटिवली हो रहा है, क्योंकि अब आप वैसे देखोगे तो 30 डिग्री नॉर्थ वाला जो इलाका है वो गर्म है 60 डिग्री नॉर्थ वाले इलाके के कंपैरिजन में, क्योंकि ये लोअर लैटिट्यूड है, 30 डिग्री नॉर्थ नीचे है, इस पे सन लाइट जो है वो ज्यादा आती है, बट फिर भी देखो यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है। तो एक्चुअली एक चीज नहीं है, सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। अगर आप सिर्फ टेम्परेचर को देखने की कोशिश करोगे या इंसोलेशन को देखने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे तो ज्यादा इंसोलेशन आती है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर कैसे बन सकता है, तो यहाँ पे एक फैक्टर आपको कंफ्यूज कर देगा। सारे फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर था इक्वेटर पे, इसकी वजह से हवाएं उठी और वो कहीं तो जाके कन्वर्ज करेंगी, कहीं तो जाके वो नीचे सबसाइड करेंगी, तो वो 30 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका है, तो यहाँ अपने आप ही हाई प्रेशर बन गया। फिर इधर से हवाएं साइड में जाएंगी, इधर से हवा साइड में आएंगी, तो 60 डिग्री नॉर्थ वाला इलाका अपने आप ही लो प्रेशर बन गया, क्योंकि इसमें हवाएं कन्वर्ज कर रही हैं, कन्वर्ज करके ऊपर उठ रही हैं, ऊपर उठ के ये डाइवर्ज करेंगी तो दोनों तरफ जाएंगी। ठीक है, तो सेम चीज सदर्न हेमिस्फीयर में होगी। यहाँ पे हवाएं नीचे जा रही हैं, नीचे जाके इधर आएंगी और इधर से हवाएं ऊपर उठेंगी, 60 डिग्री साउथ पे हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर से फिर ऐसे जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अब इनमें हवाओं की सरफेस एयर की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन देखो कैसे चल रही है। अब लास्ट वीडियो में हम डिटेल में कोरोलिस फोर्स के बारे में पढ़ के आए थे कि कोरोलिस फोर्स की वजह से किस तरीके से डायरेक्शन चेंज होती है। कोरोलिस फोर्स होती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है, उसकी वजह से विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। तो यहाँ पे हमने याद किया था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोरोलिस फोर्स क्या करती है, विंड को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जो कोरोलिस फोर्स है वो विंड को उस विंड के डायरेक्शन के लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। तो अगर हम बीच में ये वाला इलाका देखें, ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ और बीच में है इक्वेटर। अब होगा क्या
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं आएंगी, तो इसका मतलब 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ हवाएं चलेंगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो हवाएं आने ऐसे चाहिए थी, बट वो ऐसे नहीं आएंगे, वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेंगी। तो हवा का राइट क्या है? हवा अगर इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है तो हवा का राइट हो जाएगा ये, तो हवा अपने राइट में डिफ्लेक्ट कर गई। अब हवा ऐसे डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लास्ट वीडियो आप जाके देख लो, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो उसको एक बार जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। अब सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगी, जानी ऐसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, बट हमें पता है कोरियोलिस फोर्स है, ये तो हवा को डिफ्लेक्ट कर देता है। कैसे डिफ्लेक्ट करता है? हवा के लेफ्ट में, अगर हवा ऐसे जाएगी तो इसका लेफ्ट क्या है ये, तो हवा का लेफ्ट इस तरीके से हो जाएगा, हवा अपने लेफ्ट में टर्न कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसमें आप ये देखो, दोनों ही तरफ से हवा कैसे आ रही है। अगर मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाऊं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है डायरेक्शंस में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा ऐसे चल रही है ना। अब देखो, जो हम हवाओं को नाम देते हैं, हवाओं को नाम दिया जाता है किस डायरेक्शन से वो आ रही है। आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मैंने एरो ऐसे बनाई है तो ये जा किस डायरेक्शन में रही है? वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। एक्चुअल इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में जा रही है, बट आ कहां से रही है? नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्थ वाले एस्पेक्ट को हटा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये ईस्ट टू वेस्ट हवाएं चल रही हैं। इनका दिखने में कैसा लग रहा है कि ये ईस्ट है और यहाँ पे वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवाएं जो हैं इस तरीके से चल रही हैं, ये हवाएं चल रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और स्पेसिफिक नाम हम दें तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, जहां से हवाएं आती हैं उसी को मतलब हवा का नाम दिया जाता है। कि अगर हवा नॉर्थ से आ रही है तो उसे नॉर्दर्न विंड बोलेंगे, अगर हवा जो है नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो उसको हम नॉर्थ ईस्ट विंड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको मेन फोकस किस पे देना है? ईस्ट और वेस्ट पे। नॉर्थ साउथ भूल जाओ, इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्ट और वेस्ट पे फोकस देंगे, तो आप देखोगे ईस्ट वाली साइड से वेस्ट वाली तरफ हवाएं आ रही है, तो इनको हम ईस्टर्ली बोलेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में देखो, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? यहाँ पे हवा कैसे चल रही है? ऐसे। अब इस पे भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईस्ट और वेस्ट पे फोकस दो तो ईस्ट से हवा वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ईस्टर्लीज। ईस्ट से हवा चल रही है, ईस्ट से हवा जा रही है वेस्ट की तरफ, तो आ कहां से रही है? ईस्ट से आ रही है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ईस्टर्लीज, ठीक है। वेस्टर्लीज अगर हम देखें, हमने बोला था यहाँ पे हवाएं जो है वो वेस्टर्लीज चलती हैं। वेस्टर्लीज कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? जानी थी ऐसे, बट राइट तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ऐसे चलेगी। अब इसको हम यहाँ पे बना के दिखाएं तो ऐसे हवा चलेगी। अब हवा कहां से आ रही है? वेस्ट से आ रही है, ईस्ट को जा रही है, तो नाम क्या पड़ेगा? वेस्टर्लीज। सिमिलरली इफ यू लुक एट दिस एरिया जो साउथ में है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा जाएगी, आनी ऐसी चाहिए थी बट अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट होगा ये, ऐसे आएगी। तो हम इसमें बना के देखें तो ऐसे बनेगी, तो ये वेस्ट वाले इलाके से ईस्ट वाले इलाके की तरफ आ रही है, तो ये भी वेस्टर्ली है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो वेस्टर्ली, और इनके स्पेसिफिक नाम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। इनको ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, ईस्टर्लीज को ट्रेड विंड भी कहते हैं, ठीक है। ये जो बीच में ईस्टर्ली बहती हैं इनको ट्रेड विंड भी कहते हैं। तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स बनेंगी उसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स कहेंगे, क्योंकि वो ऐसे बह रही हैं, इस तरीके से बह रही हैं, अरे ऐसे। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो हवाएं इस एरिया में 30 डिग्री साउथ एंड 0 डिग्री के बीच में बहेंगी उनको साउथ ईस्ट ट्रेड्स बोलेंगे। साउथ ईस्ट ट्रेड मतलब वो ऐसे बहेंगी, ठीक है। तो इनकी डायरेक्शन आप मैच करके देख सकते हो, ऐसे और ऐसे बह रही हैं ये। तो आई होप कि नाम की कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलेंगी, यहाँ पे इनको हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलेंगी, इनको हम वेस्टर्लीज बोलेंगे। और अब पोल वाले को भी देख लेते हैं। पोल वाले इलाके में क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, तो इसमें क्या होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। अपने राइट मतलब ये ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, और ऐसे चलेंगी तो हमें पता ही है ये ईस्टर्ली होगी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेंगी, ठीक है। तो इनको हम पोलर ईस्टर्लीज बोलेंगे। यहाँ पे भी देख लो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर,
डिफ्लेक्ट कहाँ करेंगे? लेफ्ट में। डिफ्लेक्ट लेफ्ट में करेंगे। इनका लेफ्ट कहाँ है? इनका लेफ्ट है यहाँ, यहाँ डिफ्लेक्ट करेंगे। अब इसको बना के देखो इसमें, तो ईस्ट पे आ रहा है, इसका जो ओरिजिन है जहां से चल रही है वो ईस्ट वाले तरफ है और वेस्ट वाले तरफ इसका हेड है। तो टेल जिस तरफ होगी उसको हम उसी के बेसिस पे हम हवा को नाम देंगे, तो ये ईस्टर्ली हो गई। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूजन होगी ना एग्जाम में कि इसको ईस्टर्ली बोलेंगे वेस्टर्ली बोलेंगे, तो ऐसे बना के देख लेना, आपको सिस्टम समझ आ जाएगा कि क्या है, किस बेसिस पे इनको नाम दिए हैं। अब ये ना हमने जनरल देखा था कि नॉर्मली अगर इक्वेटर पे ITC-Z होगा तो कैसे हवाएं चलेंगी, बट ये चीज याद रखना कि ITC-Z जो है वो शिफ्ट होता रहता है ऊपर और नीचे। इक्वेटर से वो ऊपर भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ भी शिफ्ट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब जाएगा? जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होती है। सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा आके 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ रखे हैं, तो यहाँ पे ITC-Z बन जाएगा। और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां होंगी तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आसपास वाला इलाका है वहां पे सीधा जो सन की रेज है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो फिर इस 30 डिग्री नॉर्थ वाले इलाके के तरफ या जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे फिर ITC-Z शिफ्ट हो जाएगा। तो ITC-Z जो है वो शिफ्ट होता रहता है। जब आप इंडियन मॉनसून पढ़ोगे डिटेल में तब आपको ये ITC-Z का शिफ्ट होना डिटेल में समझ आएगा, बट अभी के लिए अगर आपको कंफ्यूजन है भी तो कोई बात नहीं, शिफ्ट वाला सिस्टम भूल जाओ, क्योंकि अभी इस पॉइंट पे हमें नहीं पता, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो याद करना, बट अभी इस चैप्टर पे आप कंफ्यूज मत होना, बस इक्वेटर पे ITC-Z लेके चलना। और आई वुड स्टिल रिकमेंड, मतलब मैं वापस से इस चीज को बोलूंगी कि आप ये वाले पूरे जो सेल हैं, विंड की डायरेक्शन है, सब एक बार अपने हाथ से करके देखना, तब आपको समझ आएगा। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वीडियो खोल के देख लेना, बट एक बार हाथ से जरूर बना के देखना।